जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को। बात करें राष्ट्रवाद के पिता की तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी की बात करें तो इनको बोला जाता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो प्रश्न था राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय और राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है? महात्मा गांधी को। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है 1911 में 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। यानी कि आप सबको पता होगा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। जब कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। तो उस समय पर कुछ घोषणाएं की गई थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है और उनमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सी घोषणा उस टाइम पर नहीं की गई। तो पहली है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, बिल्कुल सही बात है। बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। बंगाल का बंटवारा हुआ कब था? 1905 में, और 1911 में इसको रद्द कर दिया। आगे बात करें तो बंगाल, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आगे बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो विभिन्न विधान परिषदों में भारतीय चुनाव तो ये कब नहीं हुआ था? 1911 में। यानी कि प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीन काम कब हुए थे? 1911 के दिल्ली दरबार में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, ये हमको बताना है। तो चार ऑप्शन है, लखनऊ अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। तो बात करें महात्मा गांधी को तो इनको किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन का। ये कब हुआ था? 1924 में। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन में ही जो गर्म दल है और नरम दल है, दोनों का विलय कब हुआ था? 1916 में। मुंबई अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1885 में, और वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कराची अधिवेशन की बात करें तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रश्न है, गांधी जी को किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1924 में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य तिलक या जेबी कृपलानी। बात करें बिहार विद्यापीठ की तो इसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी की बात करें तो ये थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिषद के प्रथम अध्यक्ष। जेबी कृपलानी कौन थे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष। और बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत में पाकिस्तान में शामिल होने की प्रवृत्ति थी? ग्वालियर, जोधपुर, त्रावणकोर, बड़ौदा। तो आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। उस समय पर जो जोधपुर रियासत है उसकी जो मंशा थी वो किस में मिलने की थी? पाकिस्तान में। यानी कि जो जोधपुर है वो किस में मिलना चाहता था? पाकिस्तान में। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर सी,
भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें तो इस टाइम पर जो भारतीय परिषद के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 7 वर्ष से कितना कर दिया, घटाकर 5 वर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें तो इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 की बात करें तो इस टाइम पर भारत आज़ाद हो ही गया था और भारत को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में। तो ये काम कब हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न ये भी आता है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। मैकडोनेल आयोग, पहला औद्योगिक आयोग, पहला वित्त आयोग। तो तीनों की बात करें तो इनको हमको सही क्रम में जमाना है। तो मैकडोनेल आयोग कब का है, 1901 का। पहला औद्योगिक आयोग की बात करें तो ये कब का है, 1916 का। और पहला वित्त आयोग की बात करें तो ये कब का है, 1919 का। तो इनको अगर हमको सही क्रम में जमाना पड़े तो 1, 2 और 3। तो ऑप्शन देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। यानी कि पहले 1901, फिर 1916 और पहला वित्त आयोग कब हुआ था, 1919 में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना कब की गई, 1884 में, 1872 में, 1881 में, 1891 में। बात करें भारत की पहली जनगणना की तो ये कब शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। और कब शुरू की गई थी, सन 1872 में। बात करें भारत में नियमित जनगणना, पहली जनगणना तो कब शुरू हुई थी, 1872 में। लेकिन जो नियमित जनगणना है वो कब शुरू की गई थी, 1881 में। और भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्षों के बाद होती है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में। एक प्रश्न ये भी आता है कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। जबकि बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। तो जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या समवर्ती सूची का। तो पहली बार जनगणना कब की गई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। और नियमित जनगणना 1881 में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनमें हमको मिलान करना है। तो विटामिन ए, बी, सी और डी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। तो चारों को हमको जमाना था, मिलाना था। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विटामिन ए आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घावों को भरने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो बात करें इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो विटामिन ए की बात करें तो बिल्कुल सही है। डी की बात करें तो ये भी सही है। और सी की बात करें तो ये भी सही है। तो फिर इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, विटामिन, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 घावों को भरने में मदद करता है। क्योंकि विटामिन B1 घावों को भरने में मदद नहीं करता। घावों को भरने में तो कौन मदद करता है, विटामिन सी। इसी कारण से जब हम डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के जाते हैं तो वो हमको क्या खाने के लिए सलाह देता है, खट्टी चीज़ें। क्योंकि खट्टी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके किया जाता है, बुनाई में, वाद्य यंत्र में, आँख की शल्य क्रिया में या संचार सेवा में। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, संचार सेवा में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। मरीचिका की बात करें तो मरीचिका क्या होती है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमको दूर हाईवे पर ऐसा दिखाई देता है जैसे सड़क पर क्या हो, पानी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरीचिका। तो इसलिए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है ध्वनि नहीं गुजर सकती। 4 माध्यम दिए हुए हैं और उनमें से बताना है कि कौन से माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती। जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। तो हमको पता है कि ध्वनि को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अब जल भी माध्यम है, स्टील भी माध्यम है, वायु भी माध्यम है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से नहीं गुजर सकती। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो कोई भी चीज़ अगर गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऊष्मीय ऊर्जा यानी कोई भी चीज़ गर्म है तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगी। रासायनिक ऊर्जा की बात करें जैसे कि हमारे जो सेल होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलाम, ईएसयू, केल्विन। तो एसआई मात्रक किसका पूछा है? विद्युत आवेश का। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। एम्पियर की बात करें तो ये किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ईएसयू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और केल्विन की बात करें तो ये किसका मात्रक है? ताप का। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।